तो आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-3 फेज जैसे आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, एंड उसके बाद मैंने आपको क्लास में 1858 से 1885 जब कांग्रेस बनती है तब का सेशन पढ़ा है, एंड 1885 से 1924 तक का इंसिडेंट्स आपको सारा बताया था। फिर अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका जब आगे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज़ होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, से 1920 में, ठीक है, एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलता है। क्या चलता है? ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है, और इसके अंडर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका रोल क्या रहता है? इसने बहुत सारे हड़ताल करा दिए, मतलब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लेबर्स को खड़ा करते थे और स्ट्राइक करा देते थे। ठीक है, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। इसमें जैसे बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में बहुत बार इन्होंने वो हड़ताल कराया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने टेस्को, आपको पता ही होगा। ठीक है, इन सब कंपनियों में बहुत सारे हड़ताल कराए। खैर, इसका जो यूज़ है वो आप अभी लास्ट में देखोगे। फिर हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो कांग्रेस है वो डिवाइड हो गया था। ठीक है, क्यों डिवाइड हो गया था? ठीक है, एक लोग तो कह रहे थे कि हमको लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और एक लोग कह रहे थे कि हमें लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नो चेंजेस वाले थे और ये प्रो चेंजेस वाले थे। ये चाहते थे चेंजेस हों और हम पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में घुसकर फिर हम अंग्रेज़ों के किसी भी बिल को पास होने नहीं देंगे और अपनी बातें वहाँ तक कर पाएंगे। इसमें CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसमें आपको पता है वल्लभ भाई पटेल एंड वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये लोग थे। तो इन लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट था इस चीज़ को लेकर, ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। और जो ये लोग हैं ना, ये जब पार्टी छोड़ते हैं तो ये स्वराज पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है स्वराज पार्टी 1923 का इलेक्शन भी जीत जाती है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, 1923 का इलेक्शन जीत जाती है और उसके बाद ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी करती है। जैसे इसने पब्लिक सेफ्टी बिल को पास होने नहीं दिया था। तो ये सब इसके अच्छे काम थे। हालांकि इन लोगों ने भी अच्छे काम किए थे अपने तरीके से, किया चरखा वगैरह का बहुत ज़्यादा वो किया, प्रचार प्रचार किया, और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन सब चीज़ों के लिए अपने 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 स्तर से दोनों ने अच्छे काम किए। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को अपोज़ करने के लिए एक और पार्टी बन जाती है। मतलब अपोज़ करने के लिए कह लीजिए कि आपको पता होगा 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्ल्ड वार जो है वो 1914 टू 1918 चलता है, और इसमें 1917 में ही रशिया विथड्रू कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन एक क्रिटिसिज्म से। इसके यहाँ अपना खुद का प्रॉब्लम चल रहा था, रशियन रेवोल्यूशन होता है। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन में ये जो कॉन्सेप्ट था जैसे कम्युनलिज्म और सोशलिज्म, ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। तो क्या था ये कम्युनलिज्म और सोशलिज्म? एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता। कम्युनलिज्म और सोशलिज्म दोनों में ही समाज को एक बराबर स्तर पर लाने की बात कही जा रही थी। मतलब आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से समाज दो गुटों में बढ़ गया था। एक तरफ लेबर बचे थे बेचारे और एक तरफ सारे पूंजीपति कैपिटलिस्ट, है ना। तो अब कैपिटलिस्ट बहुत गरीब होते जा रहे थे और जो लेबर है उनके साथ दिन ब दिन प्रताड़ित करते थे उनको। तो जो समाजवाद था वो कहता था कि लेबर का भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इनके पैसों में लेबर का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि ये अपनी खून पसीने से इनको बनाता है। और जो कम्युनलिज्म था वो कहता था कि ना लेबर हो ना पूंजीपति हो, सबको बराबर बराबर हक होना चाहिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जब निकल के आए तो इससे जो हमारे दो युवा नेता हैं, जो कि जैसे कि बोस जी एंड नेहरू जी, ये नेहरू ये जी चाचा नेहरू जी हैं। ठीक है, पापा नेहरू जी नहीं है, पापा नेहरू जी यहाँ पे थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और इनके मन में ये जो भावना आ जाती है किसकी, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म की। ठीक है,
तो उनको उनको लेकर ये आगे बढ़ने लगते हैं और उनको लगता है कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, इन दोनों बातों पे लड़ना बेवकूफ़ी है। और इस चीज़ को लेकर 1924 में यहाँ पर कम्युनलिज्म की भी पार्टी बनने लगती है, ठीक है। कम्युनलिज्म की जो पार्टी बनने लगती है, अब इस पार्टी को बनाते कौन है? S.A. डांगे, ठीक है, मुजफ्फर अहमद, एंड शौकत उस्मानी, ठीक है, ये लोग। और इस तरह की पार्टी, अब ये पार्टी बन तो जाती है, लेकिन इन सब चक्करों में बेचारी जो नलिनी गुप्ता हैं, ठीक है, जो नलिनी गुप्ता जो कानपुर में लीड कर रही थी इस पार्टी को, ठीक है, ठीक है, कानपुर में इसको लीडिंग कर रही थी, उनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इस बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी इसको कहा गया। बोल्शेविक एक पार्टी थी रूस में, ठीक है, तो अब ये रूस का कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए यहाँ पे नाम भी बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी इसको दिया गया, ठीक है। बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी का केस इन पर चलाया गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि धीरे धीरे ये पार्टियों की विचारधाराएं आपस में बदल रही थी। अब हम एक चीज़ और समझ लें, वहाँ पे धीरे धीरे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो हम किसी एक चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे, हम कॉन्टीन्यूअसली डेट वाइज चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब ये 1925, ठीक है, आपको पता है जैसे आज हमारे यहाँ क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाते हैं, सिख आपस में लड़ जाते हैं, कम्युनिटी के नाम पे लोग दंगे करते हैं। अच्छा, ये लोग समझ में नहीं आता है इन लोगों को कि इनको लड़ाने के पीछे फ़ायदा किसका है? पॉलिटिशियंस का है। ऐसे ही उस टाइम भी होता था, जात वाले लोग, कम्युनिटी वाले लोग आपस में लड़ते थे, आपस में एक दूसरे को एक आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। उनको ये नहीं पता होता था कि हमें लड़ाने के पीछे अंग्रेज़ों का हाथ होता है और फ़ायदा भी उन्हीं का होता है। तो उस वक्त जो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस चल रहा था, तो एक्सप्लॉइटेशंस के वजह से समाज में आप लोगों ने देखा होगा B.R. अम्बेडकर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार भी हो रहा था, मतलब उस कम्युनिटी के साथ ऐसे लोगों के साथ होता था, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और बहुत सारी सोसाइटी में आंदोलन चले, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन चला, ठीक है। अब ये आत्मसम्मान का मतलब समझ लीजिए, जब आप इसको समझ जाएंगे, 1925 में ही चला था, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका कहने का उद्देश्य क्या था या मकसद क्या था इसको चलाने का। जैसे आत्मसम्मान, हर आदमी का अपना आत्मसम्मान होता है, तो किसी भी नीच जात वालों को हम क्यों उनके जीने का अधिकार छीन सकें, उनको भी हमें बराबर का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि उनका अपना भी आत्मसम्मान है। तो ये लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक है। और ये मद्रास में चला था, ठीक है, और इसको लीड किया था E.P. रामास्वामी नायकर पेरियार, ठीक है, इन्होंने इसको लीड किया था। और भी बहुत सारे आंदोलन चले थे, जैसे सतारा में महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र में है, ओके। आपने सत्यशोधक का भी नाम सुना होगा, मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। सत्यशोधक, ये पूरा सत्यशोधक वाले लोग थे, उन लोगों ने चलाया था इसको, ठीक है। एंड महार, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, महार मूवमेंट, ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। मंदिरों में लेकर, एंट्री को लेकर, क्योंकि इनको मंदिर में नहीं जाने देते थे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर इसको चलाए थे, ठीक है। और बहुत सारे चले थे, जैसे बिहार में यादवों का, पंजाब में फजल अली मुस्लिमों का, मतलब ये हिंदू मुस्लिम, ये तो मैं, ये लोग इसलिए सिर्फ अपने अपने एक तरह से अपने अपने स्वाभिमान, अपने अपने सामाजिक स्टेटस को लेकर लड़ रहे थे कि हमें भी समाज में बराबर का स्टेटस मिलना चाहिए। अरे तो स्टेटस कौन ले रहा था? अंग्रेजी तो ले रहे थे, ठीक है। बुराइयां तो थी खैर, लेकिन फिर भी उसमें बुराइयों को हथियार बनाया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। एंड अब ये चीज़ें मूवमेंट का एक अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो हमारे क्रांतिकारी संगठन बने और उस ड्यूरेशन में क्या क्या क्रांतिकारी इवेंट्स हुए उसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये हमने पढ़ाई था कि हाँ कम्युनलिज्म सोशलिज्म की फीलिंग आ गई थी लोगों में, ठीक है। तो उस फीलिंग को लेकर जो बना था HRA, ठीक है। तो HRA दैट मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
ओके। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। ये ज़्यादातर कवर किया था यूपी, बिहार एंड पंजाब को, ठीक है, उसको कवर किया इसने, यूपी, बिहार एंड पंजाब को। और ये बना था 1924 में। कब बना था? 1924 में बना था। और इसमें जो लीडर्स थे, ठीक है, वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और सचिन सान्याल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिन सान्याल। एट दैट टाइम जब ये बना था, तब बाद में कई सारे लोग इससे जुड़ते गए, ठीक है, सचिंद्र सान्याल, ठीक है, ये बना था। और कानपुर में ये बना था, स्पेशली इसकी मीटिंग जो हुई थी वो कानपुर में हुई थी। एंड जो दूसरी कमेटी बनी थी, सेकंड वाली, ये तो पहली थी, ठीक है, जो दूसरी बनी थी वो थी अनुशीलन समिति, ठीक है, बंगाल में सूर्यसेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, अनुशीलन एंड सूर्यसेन की पार्टी थी, सूर्यसेन की पार्टी थी, जिनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी। ये कहाँ, ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब इसमें इन क्रांतिकारियों के जो एक तरीके थे कि ये कैसे पब्लिक को अवेयर कराएं, तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे जर्नल्स एंड मैगजीन्स एंड बुक्स का यूज़ किया, जर्नल्स, मैगज़ीन एंड बुक्स का यूज़ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं कहा मैंने? तो न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश ही नहीं कराते। तो न्यूज़पेपर जब तक एक रीजनल भाषा में नहीं पब्लिश होगा तब तक उसको लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब इंग्लिश का न्यूज़पेपर किसी कम हिंदी पढ़े लिखे इंसान को दे देंगे तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो ये रीज़न था। तो फिर उसका रोल नहीं था बहुत उतना, लेकिन बार बार सेंसरशिप लगा दिया जाता था न्यूज़पेपर पे, तो इन पर सेंसरशिप नहीं थे। तो इसमें जर्नल्स, मैगजीन्स और पेपर्स, इन सब लोगों ने बहुत रोल प्ले किया। तो इसमें जैसे आपका आत्मशक्ति, सारथी एंड बिजली, ये सब किताबें थी जो लोगों को अवेयर करती थी या एक तरह से प्रेरित करती थी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। और उसके बाद कुछ किताबें जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उसमें जो उपन्यास थी, ठीक है, जैसे सचिंद्र सान्याल की ये बंदी जीवन, ठीक है, और एक बहुत अच्छे राइटर थे, उनका था शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है, शरद चंद्र चटर्जी, इनका था, आपका था पाथेर दावी, ठीक है। और पाथेर दावी इतनी फेमस किताब हुई, ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया। आफ्टर सम टाइम इसको बैन कर दिया क्योंकि लोग बहुत दिलचस्पी लेकर इसको पढ़ रहे थे और बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटीज़ थी इसमें। तो लोग, जाहिर सी बात है, क्रांतिकारियों की तरफ झुकाव बनता लोगों का, है ना। तो ये सब हो रहा था। फिर आगे के इंसिडेंट में आपका होता है 1925 में आपका काकोरी, ठीक है। काकोरी तो आप सबको पता ही है, काकोरी रॉबरी केस आता है, ठीक है, रॉबरी केस आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसमें जो है आपको पता होगा कि उस वक्त जो है इन लोगों के पास थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम थी और हथियार वगैरह कहाँ से खरीदे, तो इन लोगों ने पूरी ट्रेन ही लूट ली। काकोरी, वही लखनऊ स्टेशन से आती हुई जो ट्रेन थी, ठीक है, काकोरी गांव में इन्होंने उसको रोका और पूरा ट्रेन लूट लिया। अब इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व थे, जैसे कि अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है, एंड रोशन सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको इनके नाम आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बिस्मिल उल्ला की, ठीक है,
आपका ट्रिक क्या है? बिस्मिल उल्लाह की चंद घड़ी में रोशनी चोरी हो गई। ठीक है, चोरी हो गई। अब आते हैं इस पे, नाम पे ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल दैट इज़ राम प्रसाद बिस्मिल, उल्लाह मतलब अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, चंद मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, घड़ी दैट इज़ राजेंद्र लहड़ी, ठीक है, इन रोशन रोशनी, एंड चोरी दैट इज़ काकोरी। ठीक है, तो अब जब इसको एक दो बार और पढ़ोगे तो आपको ये ट्रिक थोड़ा अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, अब हम ठीक है अब हम इसके आगे का इंसिडेंट देखेंगे। ठीक है, वो 1928 का इंसिडेंट। 1928 में जो है एक मीटिंग होती है दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोतला मैदान में, कोतला मैदान में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, जैसे यूपी के लोग रहते हैं, यूपी के शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ठीक है, पंजाब के भगत सिंह, सुखदेव। आपको भगत सिंह और सुखदेव का नाम हमेशा एक साथ ही याद करना है, साथ में ही रहते हैं। ठीक है, जयदेव कपूर, और फिर हैं आपके जयदेव कपूर, शिव वर्मा, एंड पंजाब के भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, एंड भगवती चरण वोहरा। ठीक है, भगवती चरण वोहरा। ओके, अच्छा, इनके नाम ज़रा आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। भगवती चरण वोहरा वही इंसान है जिसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा। क्या लिखा था? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, और ये जो भगत सिंह हैं, ठीक है, भगत सिंह, इन्होंने नौजवान सभा बनाई थी। ठीक है, पंजाब में नौजवान सभा बनाई थी 1926 में। ठीक है, इनका नाम, ये चीज़, दो चीज़ें इन दोनों के बारे में याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे यहाँ पे इस मीटिंग में, और ये एक तरह से सारे दल के लोग थे, सभी कमेटी के लोग थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पर इन लोग क्या करते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर जो HRA था उसका नाम HSRA कर देते हैं। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नाम वही है, सब बीच में सोशलिस्ट को लगा दिया गया है। ओके, तो फिर ये होता है। अब आते हैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। याद आया? ओके, याद आएगा, किताबें खोलोगे तो ज़रूर याद आएगा। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है, और इन्होंने ये प्लान बनाया था कि इसको 10 साल बाद हम खुद एनालाइज़ करेंगे। ये बड़ा अच्छा काम है, अपने ही काम को खुद एनालाइज़ करना। अब अपना रिज़ल्ट हमें खुद बनाना हो तो हम तो 100% ले लेंगे रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये 10 सालों में अपने काम को एनालाइज़ करना था। तो उस हिसाब से 1929 में इसके लिए कोई कमेटी बनानी थी कि इसको हम एनालाइज़ करें, लेकिन इन्होंने 1929 में ना बनाकर 1927 में ही लॉ कमेटी बना दी। ठीक है, और इस लॉ कमेटी का जो हेड होगा वो हेड था साइमन। ठीक है, इसलिए इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन हो गया। ठीक है, और इसमें जो 7 मेंबर्स थे वो सब के सब अंग्रेज थे। ठीक है, इंग्लिश थे, 7 मेंबर्स सब इंग्लिश थे। और फिर उसके बाद, अच्छा, आपने सोचा नहीं कि इसको 27 में क्यों लाया गया, 29 में क्यों नहीं? तो उसका रीज़न ये है कि 1929 में वहाँ इलेक्शंस होने वाले थे। अब अगर सोचो दूसरी वाली गवर्नमेंट आ जाती और इनके काम का एनालिसिस करती तो क्या करती? ठीक है, मतलब वो तो कमियां ही निकालती। तो इसलिए इन्होंने 2 साल पहले ही कमेटी बना ली कि तब तक रिपोर्ट आ जाएगी।
ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ सारे मेंबर्स अंग्रेज थे तो हिंदुस्तानियों ने इसको समर्थन नहीं दिया, इन्होंने बिल्कुल फेवर नहीं किया। अच्छा, इसमें से जो मिस्टर सचिव थे, एक सेक्रेटरीट थे, उन्होंने एक कारण बताया कि हम तुम लोगों को यानी हिंदुस्तानियों को इसलिए एंट्री नहीं दे रहे हैं। उनका नाम था बर्किनहेड, बड़े स्मार्ट बनते थे ये, ठीक है। इन्होंने चैलेंज किया कि तुम हिंदुस्तानी अपने लिए संविधान बना ही नहीं सकते हो और इसीलिए हम तुम्हें संवैधानिक चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। ये चैलेंज हिंदुस्तानियों ने बड़ी बखूबी ही एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम नहीं बना सकते, हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर क्योंकि उस जो है ये तो एक इंसिडेंट था, और जब इसकी मतलब को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी लीडिंग में ही मोतीलाल नेहरू होते हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग काउंट हो जाते हैं और नेहरू रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जेबी और बहुत सारे लीडर होते हैं, जेबी पंत, XYZ, ठीक है, बोस होते हैं, ये सब लोग मिलकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट सिर्फ 2 या 3 महीनों में इन्होंने प्रिपेयर करके रख दिया था, ठीक है। 2-3 महीनों में इन्होंने उसको रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करके रख दिया था और बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बनाया था और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रख दिया था। ये एक तरह से कह लीजिए कि एक तमाचा था अंग्रेज़ों के मुंह पे, जब वो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मतलब अपना संविधान खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब मई से अगस्त के बीच में पूरा रिपोर्ट दे देना, बना देना, उसमें तेज बहादुर थे, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS सैनी, मंगल सिंह, ठीक है, ये सब लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो खैर ये तो अंग्रेज़ों को तमाचा था ही। फिर अगला जो एक इंसिडेंट हो जाता है वो 3 फ़रवरी 1928 को, जब साइमन कमीशन मुंबई उतरते हैं मिस्टर साइमन, तो उनका सभी हिंदुस्तानी विरोध करते हैं। सभी के हाथों में ब्लैक फ्लैग होता है, फ्लैग ब्लैक कलर का, ठीक है, और वो साइमन गो बैक चिल्लाते हैं, ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे लगाते हैं, ठीक है। अब इसी इंसिडेंट में जो लाला लाजपत राय हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उनके ऊपर इतनी लाठियाँ बरसाई जाती हैं, इस पूरे वो रैली निकालते रहते हैं ना, नारे लगाते रहते हैं, उसमें पुलिस मारपीट करती है और उसके बाद उनको चोट लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदुस्तानी, वैसे तो सब लोग थोड़ा झुकाव कर रहे थे समाजवाद की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई गलत करे और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें, तो ये नहीं हो सकता है। तो 1928 में जब इसी के एक रिवर्स में एक एक्शन लिया जाता है तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी होती है, ठीक है। लाहौर में ये सारा इंसिडेंट हुआ था, लाहौर में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी तैयार होती है। कॉन्स्पिरेसी मतलब एक तरह का षड्यंत्र, अंदर ही अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं उन्हें किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें सैंडर्स को लोग मार देते हैं, ठीक है, सैंडर्स में क्रांतिकारी लोग मिलकर मार देते हैं। अब उसमें भगत सिंह होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। सैंडर्स वॉज किल्ड बाय भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु एंड चंद्रशेखर, ठीक है। और ये सिर्फ बदला लेने के लिए करते हैं लाला लाजपत राय का, ठीक है। तो ये इंसिडेंट होता है। एंड आपको पता है इसी पीरियड में 1928 में ही किसान रिवोल्ट बहुत तेज़ी से चलता रहता है, ठीक है, जगह जगह पे मूवमेंट होते हैं, रिवोल्ट होता है किसानों का। तो इसमें एक बारदोली का इंसिडेंट होता है, आपको याद होगा बारदोली किसान आंदोलन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहीं पर। ये फिर उसके बाद आता है आपका 1929 मेरठ कॉन्स्पिरेसी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, ओके। मेरठ कॉन्स्पिरेसी में 32 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, 32 वर
अरेस्टेड। अब इसमें से जो 32 हैं इसमें से 3 अंग्रेज भी होते हैं। हिंदुस्तान, अब अंग्रेज़ों के नाक में तो और दम होने लगा कि इसमें से 3 इंग्लिश हैं। मतलब अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा कि इंग्लिश भी हिंदुस्तानियों की मदद करने लगे हैं। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो 2 बिल पास करते हैं, करते नहीं हैं, सोचते हैं सिर्फ। पब्लिक सेफ्टी बिल, सॉरी, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड, ठीक है। अच्छा, इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ऐसे ही लोगों को जो उनके लिए ख़तरा हो या जिन पर उनको ज़रा भी संदेह हो, शक हो, उसको वो हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फेंक दें, ठीक है, इसलिए इस बिल को लाते हैं। और जो दूसरा बिल होता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चीज़ को नोट करके रखिए, आपको बाद में भी बताती हूँ। 1929 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है, वो जगह जगह पे हड़ताल कराती रहती है ना। तो अब ये हड़ताल ना हो, मिल और फैक्ट्रियाँ लगातार ऐसे चलते रहें, इसीलिए ये जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, ये इसीलिए लाया गया था ताकि हड़ताल ना हो। मतलब कोई भी अब मिल लेबर अपने आप से हड़ताल करने का उसका अधिकार भी छीन लिया गया था। अब ऐसे बिल को आपको लगता है कि हमारे उस वक्त के क्रांतिकारी भाई जो आराम से पास होने देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 8 अप्रैल में 1929, ठीक है, इसी बिल के विरोध में जो भगत सिंह हैं, ठीक है, एंड बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब फेंका, ठीक है। अच्छा, इनका असेंबली में बॉम्ब फेंकने का इनका ये उद्देश्य नहीं था कि किसी को ये हर्ट करें। इस बॉम्ब फेंकने का सिर्फ इनका मकसद यही था कि ये जो है, जो गूंगे लोग हैं ना ब्रिटिश, उनको उनके कानों तक आवाज़ जा सके। और ये एक लोगों में एक मेंटालिटी बन गई थी कि ये जो क्रांतिकारी हैं ये अपना तो भाग जाते हैं, लेकिन उसका सज़ा जो है वो आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने खुद को खुशी खुशी अरेस्ट भी करवा दिया, और अरेस्ट करवाने के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे फेंकने लगे। और इन्होंने बॉम्ब बिल्कुल बीच में फेंका था जहाँ कोई नहीं था। तो फिर उसके बाद, लेकिन भगत सिंह ने ये सोचकर खुद को अरेस्ट करवाया था कि मतलब बहुत छोटा मोटा केस बनेगा और बाद में मैं रिहा हो जाऊंगा। लेकिन आपको लगता है कि भगत सिंह जैसे पटाखे को एक बार गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज छोड़ेंगे? ऐसा नहीं था। उन्होंने फर्जी के बहुत सारे चार्जेस लगा के भगत सिंह को फांसी चढ़ाया था अंत में, ठीक है। तो इसके में उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका। एंड 1929 में ही जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, उन्होंने जो एरविन है उसके जो उसकी जो ट्रेन होती है ना, उसको जलाने के लिए, उसको ट्रेन को जलाने का एक कोशिश किया अपने साथियों के साथ। हालांकि वो फेल हो गया था, बट फिर भी उन्होंने कोशिश किया था। फिर उसके बाद ये जब जेल में चले जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो वहाँ पर ये बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉपर वे में नहीं होती। जैसे आज हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, उस वक्त मतलब इतना गलत व्यवहार हो रहा था जेल में, तो इन्होंने उसका विरोध किया कि हमें भी प्रॉपर खाना और पानी, ये सब चीज़ें व्यवस्थित चाहिए। तो इसके लिए स्ट्राइक करते हैं, और 63 डेज़ के स्ट्राइक में एक मिस्टर जतिन दास होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। वो पहले शहीद बनते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन लोगों को 23 मार्च 1931 में हैंग्ड कर दिया जाता है, हैंग टिल डेथ, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है। इनके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, यू कैन से, ठीक है। और उसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद का भी एल्फिंस्टन पार्क में इलाहाबाद में एक तरह से वो खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है। ये पार्क याद रखिएगा, इलाहाबाद में एल्फिंस्टन पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लास्ट इंसिडेंट होता है वो होता है 1930 का। मैं अभी आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ याद करने का। 1930 में अप्रैल में जो है वो चटगांव का एक केस होता है, ठीक है। चटगांव जो बंगाल में है आपका, चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। मतलब आर्मरी मतलब जहाँ पर हथियार रखे होते हैं ना, उसको ही लूट लेते हैं ये
मिस्टर सूर्यसेन और इनकी पूरी सेना रहती है। ठीक है, सूर्यसेन एक टीचर थे और ये बहुत अच्छे शांत स्वभाव के टीचर थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये भी लड़ रहे थे। ठीक है, तो इनके साथ इनके बहुत सारे लीडर्स थे, गणेश सिंह, अनंत, लोकनाथ, है ना, ये लोग इनके साथ थे। तो फिर उसके बाद 33 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 1933 में सूर्यसेन को अरेस्ट कर लिया जाता है और 1934 में इनको हैंग्ड कर दिया जाता है। अच्छा, इसके लिए जो एक अप्रिशिएशन होता है, जो जवाहरलाल नेहरू थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, तो उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता है। 1933 में सेडिशन लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, इनका सूर्यसेन की जो सेना थी उसमें कौन कौन से लोग थे, तो उसका ट्रिक है, गणेश ने सूर्य को गणेश ने सूर्य को अनंत लोकों का प्रसाद चढ़ाया। ठीक है, तो इसमें थे गणेश, ठीक है, सूर्यसेन थे, अनंत और लोकनाथ, ही लोग थे, इन्वॉल्व थे। अब किन किन लोगों को फांसी हुई थी उसका ट्रिक है। ठीक है, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी वाले में, तो राजमहल का सुख भोगे भगत लाहौर में, तो राजगुरु, ठीक है, सुखदेव, भगत, ठीक है, इन लोगों को फांसी हुई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। तो ट्रिक याद कर लीजिएगा एंड मिलते हैं क्लास में। ओके।